डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्र संघ और इसका पार्ट 6। राष्ट्र संघ के पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा था कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस प्रकार से हुई, राष्ट्र संघ की स्थापना के क्या उद्देश्य थे और राष्ट्र संघ की सदस्यता किस प्रकार दी जाती थी और राष्ट्र संघ की क्या क्या विशेषताएं रही हैं और राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से थे। ये इन संदर्भ में अपन ने पिछले प्रमुख राष्ट्र संघ के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्र संघ एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद में और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए स्थापित की गई एक संस्था थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बनाने के लिए पेरिस जो सम्मेलन हुआ है उसके अंतर्गत हम देखें, पेरिस शांति सम्मेलन की विभिन्न जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी। इस संस्था के प्रमुख अंगों में हमने देखा असेंबली है, फिर परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। उसके बाद आज अपन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन। राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने विश्व के मजदूरों के हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए और श्रम कानूनों में समानता लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की। ये एक स्वायत्त शासी संस्था थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में था। संस्था का संगठन राष्ट्र संघ के समान था। इसमें एक साधारण सभा, परिषद और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय थे। इसके कार्य क्या थे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के? तो इसमें श्रमिकों की दशा सुधारने के उपायों पर सुझाव देना और सदस्य राज्यों को श्रमिकों के हितों में कानून बनाने की सिफारिश करना था। इस संगठन ने श्रमिकों से 48 घंटे प्रति माह कार्य की सीमा निर्धारित की। इसके अतिरिक्त 14 वर्ष से कम आयु के वाले बच्चों से भी कार्य करवाना वर्जित अथवा निषेध किया गया, जो कि आज भी विभिन्न देशों में सीमित रूप से प्रचलित है। तो इस प्रकार से ये एक संस्था का गठन इसके अंतर्गत किया गया। इसके अलावा राष्ट्र संघ के अंतर्गत अनेक आयोग और एजेंसियों की भी स्थापना की गई। राष्ट्र संघ के कार्यों को संपादन अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए विभिन्न एजेंसियों और आयोगों की स्थापना की गई, जिनमें प्रमुख थे आर्थिक समिति, यातायात, मादक पदार्थ निषेध आयोग। इन एजेंसी और आयोग के द्वारा समय समय पर अपनी रिपोर्ट आयोग को भेजी जाती थी। इस प्रकार से राष्ट्र संघ के अनेक अंग थे और ये सभी अंग मिलकर पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कार्य करते थे। इसके अलावा राष्ट्र संघ के कार्य क्या क्या हैं? तो राष्ट्र संघ ने अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 20 सालों तक कार्य किया, जिसमें उसके कई कार्यों में उसे सफलता मिली और कई कार्यों में उसे असफलता मिली। राष्ट्र संघ द्वारा संपादित किए गए सफल कार्य या उसके अचीवमेंट या उसकी उपलब्धियां निम्न रूप से हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं राजनीतिक कार्य, दूसरा हम प्रशासनिक कार्य, तीसरा आर्थिक कार्य और चौथा सामाजिक और मानव कल्याण संबंधी कार्य। तो आज अपन करेंगे राष्ट्र संघ के जो सफल कार्य हैं उनमें राजनीतिक कार्य कौन कौन से हैं या कौन कौन से ऐसे विवाद हैं जिसमें कि राष्ट्र संघ को सफलताएं मिली। तो राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य और उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। राष्ट्र संघ ने अपने 20 वर्ष के जीवन काल में 40 छोटे बड़े राजनीतिक विवादों की जांच और उन पर निर्णय किए। इनमें कुछ मामलों में जो प्राय छोटे राज्यों से संबंधित थे को सुलझाने में उसे सफलता मिली और कुछ मामलों में जो बड़े राज्यों से संबंधित थे उनमें सुलझाने में वह पूर्ण रूप से असफल रहा। तो राजनीतिक क्षेत्र में हम देखें तो उसको विभिन्न कार्यों में जो सफलता मिली उनमें पहला है ऑलैंड द्वीप विवाद। ऑलैंड जो बाल्टिक सागर में स्थित 300 द्वीपों का एक समूह था। इन द्वीपों पर फिनलैंड का अधिकार था, किंतु वहाँ पर रहने वाले अधिकांश जो निवासी थे वो स्वीडन
के निवासी थे। राष्ट्रीयता के आधार पर स्वीडन के साथ वो सम्मिलित होना चाहते थे। इस प्रश्न पर फिनलैंड और स्वीडन के मध्य तनाव हो गया। अंत में राष्ट्र संघ ने निर्णय दिया कि इसमें जिससे ओलैंड पर फिनलैंड के आधिपत्य की घोषणा कर दी। यहाँ पर रहने वाले निवासियों को अपनी भाषा के प्रयोग की स्वतंत्रता दे दी। ये द्वीप तटस्थ घोषित कर दिया और दोनों को ही हम देखें राष्ट्र संघ ने जो निर्णय लिया उसको दोनों ही राष्ट्रों ने, स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने ही स्वीकार किया। तो इस प्रकार से राष्ट्र संघ का जो हम देखें एक जो पूर्ण विवाद आया था उसने राष्ट्र संघ ने उसका सफलतापूर्वक उसका हल करा। तो राष्ट्र संघ ने राजनीतिक क्षेत्र में अनेक सफलताएं अर्जित करी थी। ये उसकी पहली सफलता थी। धन्यवाद।